आपात उपबंध की बात करेंगे, इमरजेंसी की बात करेंगे, जो कि हमारे भारत में इमरजेंसी जो लगते हैं 3 तरह के लगते हैं। क्योंकि कौन-कौन लगते हैं, कब लगते हैं और कैसे लगते हैं, हम इसकी बात करेंगे आज। आपातकाल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये नरेश अकाडमी बोल रहा है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ये अवश्य पढ़ के जाइएगा। नरेश अकाडमी जो भी लिख के दे रहा है, विश्वास के साथ देता है और आपके भरोसे के साथ देता है। क्योंकि आप हैं, तभी हम हैं, तो आपके साथ छल करना मेरा स्वभाव नहीं है। क्योंकि आपके साथ छल करना मतलब अपने आप के साथ धोखा देना होगा। और पहला है आपात उपबंध से पढ़ने जा रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? आपातकाल मतलब इमरजेंसी की बात हो रही है, तो आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो किसके द्वारा? संसद द्वारा ही तो बढ़ाया जाएगा। जो भी काम लगभग होता है वो संसद द्वारा ही होगा। हम मानते हैं आपातकाल भाई हो गया। तो आपातकाल में क्या होता है कि राज्य का विधानसभा की जो है अवधि बढ़ा दी जाती है। क्यों बढ़ा दी जाती है पता है? क्योंकि अब भाई आपातकाल हो गया है, तो आक्रमण तो किसी भी एंगल से कहीं से भी हो सकता है। ये बात तो हो गई। और बात करते हैं, आपसे पूछ रहा है कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो वो कहे थे हृदयनाथ कुंजरू। नाम ही है हृदयनाथ कुंजरू। हृदय से जुड़े थे, नाथ भोले को कहा जाता है और कुंजरू हो गए, नाम जोड़ दिए, उनका टाइटल है कुंजरू। तो हृदयनाथ कुंजरू क्या कहे कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। तो सवाल याद रखिएगा हृदयनाथ जी को कि राज्य में राष्ट्रपति शासन, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, तो राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है, तो हम बताएंगे राज्यपाल की सलाह पर लगाया जाता है। मतलब राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लग रहा है तो किसकी सलाह पे? तो भाई राज्यपाल जी की सलाह पे लगेगा ना। राज्यपाल ना बैठे हुए हैं राज्य में, गवर्नर जी हैं, तो गवर्नर जी भाई कहेंगे कि सर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, राज्य में बहुत उथल पुथल हो गया है, लगा दीजिए। तो लग गया भाई, तो भाई किसके सलाह पे? राज्यपाल के सलाह पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। समझ गए? समझाने की कोशिश करता हूँ, और भी तरीके मैं चेंज करता रहूँगा। और बात करते हैं राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने अवधि तक लगाया जा सकता है, तो हम बताएंगे भाई 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है। कितने वर्ष? 3 वर्ष के लिए। ये हो गए क्लियर। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जाता है, तो हम बताएंगे 3 वर्ष तक लगाए जाते हैं। इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ, है कि नहीं? तो राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम कितनी अवधि तक? 3 वर्ष तक। 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता, 3 वर्ष तक। ये तो सिंपल एक ही बार पढ़े। अब चलिए क्या-क्या आर्टिकल होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब तक की गई जो आपातकाल उद्घोषणा है, वो हम पढ़ेंगे। तो हम ये जानते हैं कि 3 बार भाई 3 जो है हमारा आपातकाल घोषणा है। कौन-कौन है? हम चलिए जानते हैं। आगे तो अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग जो है 3 बार किया गया है। अगर आपसे पूछे तो आर्टिकल आपका इसमें 3 है। एक तो आर्टिकल हम 352 पढ़ेंगे, एक हम 356 पढ़ते हैं, एक 350 पढ़ते हैं, मतलब 60 पढ़ते हैं, है कि नहीं? तो ये पढ़ते हैं। अब एक बात ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 352 अगर पूछे तो 3 बार लगता है, और 3 बार लगता है तो याद रखिएगा कि तीनों उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य जो हैं आपको यहाँ पे दिख रहा है नीचे। 1, 2, 3 रूप में बाँटा हुआ है। तो हम चलिए, तो आगे सवाल याद रखिएगा, अनुच्छेद 352 मतलब 352 जो है कितने बार अभी तक लगे हैं आपातकाल? 3 बार लगा है। कौन-कौन लगा है? कब लगा है? कैसे लगा है? हम चलिए जानते हैं। तो पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को लगा था। मतलब पहली बार जब लगा था तो 26 अक्टूबर 1962 में लगा था। और 62 को आपातकाल की घोषणा की गई। इसका कारण था, क्या था पता है? सितंबर 1962 को या 1962 में चीन ने नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट जो है फ्रंटियर एजेंसी, जिसे नेफा बोलते हैं शॉर्ट में, क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। तो नेफा किसे कहा जाता है पता है? अभी अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पहले नेफा कहा जाता था अरुणाचल प्रदेश को, अब हमारा अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जब ये कांड हो गया उसके बाद। समझ गए? तो हम इसके बारे में भी पढ़ा चुके हैं कि कब अरुणाचल प्रदेश नेफा से अरुणाचल प्रदेश का नाम पड़ गया। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर नहीं, मेरा पीछे जितने भी एनसीईआरटी पढ़ाए हूँ बेसिक रूप से, अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ठीक है? तो याद रखिएगा कि 26 अक्टूबर 1962 को जो है आक्रमण कर दिया भाई हमारा पड़ोसी भाई चीन। किस पे? भारत पे। अब कब्जा कर लिया। कहाँ कर लिया? नेफा पे कर लिया। और नेफा जो है आज के जिसे हम बोलते हैं वो आज अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं।
और ये सितंबर 1962 में आक्रमण कर दिया था, अटैक कर दिया था, समझ गए? चलिए, तो आपातकाल की घोषणा कब शुरू हो गई? 26 अक्टूबर 1962 में। तो ये पहला आपातकाल हो गया 1962 का, याद रखना होगा। और नेफा को फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोला जाता है, जो कि आज अरुणाचल प्रदेश के नाम से याद है। इतना बार बोला हूँ, याद हो गया होगा। अब दूसरा आपातकाल कब आया था? तो ये भी हम जानते हैं भाई, चीन से कभी हो जाता है, कभी पाकिस्तान से होता है, और किसी से हम लोग को लड़ाई नहीं होता ज़्यादा। चीन से भी होता नहीं, पाकिस्तान से लड़ाई हो जाता है ज़्यादा। तो देखिए, यहाँ पे बात करते हैं दूसरा आपात की दूसरी उद्घोषणा जो है सितंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध उद्घोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी, समझ गए? तो आपातकाल की दूसरी उद्घोषणा की अगर हम बात करेंगे, किसकी उद्घोषणा की बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है 1971 में हुआ था। और 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, इसलिए आपातकाल की घोषणा कर दिया गया। तो दूसरा हो गया। और ये कौन से आर्टिकल लगे थे? 352 आर्टिकल लग जाता है। चीन के साथ भी हुआ तो 352 लगेगा। अब देखिए, यह उद्घोषणा जो है मार्च 1977 तक लागू रही थी, ठीक है? आर्टिकल 352 लग गया और 77 में ये हुआ, ठीक है। आपातकाल की अगर तीसरी स्थिति की बात करेंगे हम लोग, आपातकाल जब लगा था, तीसरी उद्घोषणा मतलब 352 आर्टिकल जब लगा था, तो ये आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को, क्या 25 जून 1975 को की गई। यह उद्घोषणा जो है 21 मार्च 1977 को जो है वापस ली गई। अब देखिए, इसमें जो है आगे तो सबसे बड़ी बात 1971 से तो चल ही रहा था, दूसरा आपातकाल लगा था, क्योंकि भारत पाकिस्तान से था। और चला कब तक? 1977 तक। क्यों चला? क्योंकि बीच में भी तीसरा आपातकाल भी लग गया था। 3 वर्ष का होता ही है, तो तीसरा लग गया भाई। और तीसरा लग गया तो कब लगा था? 25 जून 1975 को। और क्यों लगा था पता है? आप जानते हैं 1975 इंदिरा गांधी थे उस समय आंतरिक अशांति थी, इमरजेंसी आ गया था, है ना? और भी बात हम करते हैं, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात मतलब नेशनल इमरजेंसी की घोषणा युद्ध मतलब वार आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। पता नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। ये जान लीजिए, राष्ट्रीय आपातकाल मतलब नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा नेशनल इमरजेंसी कितने बार लगे हैं? तो 3 बार लगे हैं। किस आर्टिकल में चर्चा है? तो 352 आर्टिकल में चर्चा है। अब और बात क्या करते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो अनुच्छेद 355 में है। क्या है? अनुच्छेद 355 में है, समझ गए? तो अगर पूछे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व जो है बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे, तो वो अनुच्छेद 355 के तहत कहा गया है। 352 के तहत 3 बार आपातकाल लगे हैं, इमरजेंसी कहते हैं, जिसे राष्ट्रीय नेशनल कहा जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए बाहरी आक्रमण हो जाए या आंतरिक अशांति हो जाए राज्य में, तो उसकी रक्षा किया जाएगा भारत सरकार द्वारा। ये भारत सरकार का दायित्व है। तो किस आर्टिकल में चर्चा है? 355 में। और क्या छेद जो 355 है वो यही तो है कि भारत का दायित्व है कि भाई बाहरी आक्रमण ना हो, आंतरिक अशांति रहे, आंतरिक अशांति ना फैले, उसकी रक्षा करिए, ये काम कही गई है। कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अगर मान लीजिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अगर लागू किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 356 लागू किया जा सकता है, 356 लागू किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं कि भाई अगर राष्ट्रपति शासन की बात होगी, जैसे हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात किए, नेशनल इमरजेंसी की बात किए, तो हम याद रखते हैं आर्टिकल 352, है ना? तो अगर मैं मान लूं कि राष्ट्रपति शासन की बात हो, तो कौन सी आर्टिकल में चर्चा है? तो हम बताएंगे 356 में चर्चा है। यही बात है ना, 356 में चर्चा है। तो राष्ट्रपति शासन 356 मतलब 356 याद रखिएगा। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात होगी मतलब नेशनल इमरजेंसी की, तो 352 352 भूलिएगा आप नहीं, अब कभी नहीं भूलना है। कोई भी एग्जाम देने जाइए ये आर्टिकल भूलना नहीं चाहिए। आगे बात करते हैं भारत में वित्तीय आपातकाल। अब देखिए, वित्तीय आपातकाल जो लगता है जिसे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी बोला जाता है। अच्छा भाई, हम समझ गए राष्ट्रीय आपातकाल, समझ गए राष्ट्रपति शासन, समझ गए, दोनों आर्टिकल तो हम याद रख लिए। राष्ट्रीय आपातकाल का 352,
राष्ट्रपति शासन 356। अब वित्तीय आपातकाल भी तो है, 3 हुआ ना, तो तीसरा नंबर पे वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है भारत में, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो याद रखना है, तीसरे नंबर का है। और इसकी चर्चा कहाँ है वित्तीय आपातकाल की? 60 में, 360 में की। तो वित्तीय आपातकाल का अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो 360, अगर राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे तो 356, अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेंगे तो हम 352। ऐसे याद कर लीजिए, भूलिएगा नहीं। तो वित्तीय आपातकाल लगा है कि नहीं? एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन बहुत बार लगता है, इसका अलग बना दूंगा मैं। ठीक है, कितनी बार लगे हैं? सभी राज्य में, बिहार में खुद लगा है, यूपी में लगा है, सभी जगह राष्ट्रपति शासन लगभग लग ही जाता है कभी कभी, अगर विवाद हुआ या सीएम हटा, जो भी हटा, है ना, तो ये लग जाता है। लेकिन अभी तक अगर राष्ट्रीय आपात की बात करें, नेशनल की बात करें, तो ये 3 बार अभी तक लगा है। मैं बता देता हूँ और भी समझता हूँ। यहाँ पे देखिए, बात है कि राष्ट्रपति को मूल अधिकार दिया गया है, और राष्ट्रपति को मूल अधिकार दिया गया है, तो याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए या मान लीजिए इमरजेंसी लग गया, ठीक है ना, तो इमरजेंसी जब लग गया तो इसमें राष्ट्रपति जो है सारे अनुच्छेद के अंतर्गत जो है सारा अनुच्छेद को रोक सकते, ठीक है, जितने भी कार्य करते हैं वो सारे रुकवा सकते हैं। और ये आर्टिकल 359 के तहत कहा गया है, राष्ट्रपति को मूल अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को क्या दिया गया है? मूल अधिकार दिया गया है कि भाई 20 और 21 को छोड़ दीजिए, ठीक है ना, 20 और 21 को छोड़ दीजिएगा। आर्टिकल 20 और 21 जो है, आप इसमें कुछ मत कीजिए राष्ट्रपति जी, लेकिन आपको जो है और सारे आर्टिकल को आप जो करना है कर दीजिए, बंद कर दीजिए, इमरजेंसी लग जाता है। तो भाई आप सारे आर्टिकल का हकदार हैं, आप सारे आर्टिकल का जो कार्य होता है उसका आप रोक सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 20 और 21 को नहीं कर सकते। और ये बात किस आर्टिकल में कही गई है? तो इसकी बात कही गई है आर्टिकल 359 में, मतलब 359 में कही गई है। तो और बात में क्या है सुनिए, संसद द्वारा जो है आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो हम बताएंगे 1 माह के अंतराल होना आवश्यक होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद अगर 356 की बात करेंगे, मतलब 356, ये जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो ये हम पंजाब में बताएंगे। कहाँ बताएंगे? पंजाब में। तो आपसे अगर पूछे कि भाई ये बताइए कि पंजाब में जो राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है, ये सर्वप्रथम लगा था, ये भी हम जानते हैं, लेकिन किस आर्टिकल में इसकी बात कही गई है? तो आर्टिकल 356, क्योंकि 356 आर्टिकल जो है वो हमारा राष्ट्रपति शासन से ही संबंधित है, मतलब 356 अनुच्छेद जो हम सुनते हैं वो हमारा राष्ट्रपति शासन से है कि नहीं? और ये सर्वप्रथम लगा है पंजाब में, ठीक है, क्लियर। और भी हम बता देंगे, राष्ट्रपति शासन कई राज्यों में लगा है, हमारे बिहार राज्य में भी लगा है, यूपी राज्य में भी लगा है, तो मैं सारा बता दूंगा, उसका एक लिस्ट मैं खुद तैयार करके आपको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जल्द दे दूंगा एग्जाम से पहले। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि अगर पूछे, ठीक है, लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। मतलब समाप्ति जब हो रहा है, इमरजेंसी की बात हो रही है या समाप्त होने के समय आ रहा है, भाई लोकसभा का अंत होने का समय आ रहा है, समय पूरा हो रहा है, तो भी 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं अगर आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो। लेकिन केवल 1 वर्ष में, मतलब केवल एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जाएगा। हाँ, अगर उसके बाद नहीं, मान लीजिए थमा, लड़ाई होते रहा, तो भाई फिर से बढ़ा दिया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। अब हम बात करेंगे किसका पता है? हम बात करेंगे आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव का, कि भाई 3 होते हैं तो कौन-कौन होते हैं? ये सवाल बनता है मन में। तो हम सिंपली जानते हैं कि अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। और 356 क्या है? अनुच्छेद 356, तो हम बताएंगे भाई राज्य आपातकाल से संबंधित है, मतलब राष्ट्रपति शासन। राज्य आपातकाल मतलब राष्ट्रपति शासन। याद रखना है, राष्ट्रपति शासन, और कार्य कौन करेगा? राज्यपाल काम करेंगे, राष्ट्रपति जाके काम नहीं करेंगे राज्य में। राष्ट्रपति शासन लगा, राष्ट्रपति के जो है ऑर्डर पे राज्यपाल बेचारे काम करते रहेंगे, फिर राज्यपाल के हाथ में ताकत रहेगा राज्य का काम, ये आप जानते होंगे। दूसरा,
हो गया। तीसरा की अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल है, जो कि अभी तक नहीं लगा है, बचे हुए। कि अनुच्छेद 352 जो है, इसमें क्या-क्या है हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकता है। कहने का मतलब हो गया कि भाई अगर आर्टिकल 352 लग गया, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, नेशनल इमरजेंसी लग गया, तो भाई राज्य का कोई महत्व नहीं है, संघ का महत्व बढ़ जाएगा, संघ एक्शन लेगा, राज्य नहीं। राज्य जो है जाके सुत जाइए घर में, निकलिएगा मत, नहीं तो आप पे भी इमरजेंसी का जो बम गिरेगा ना, बाहरी आक्रमण का, तो प्रभाव पड़ जाएगा। इसलिए आप जाके सुत जाइए, काम करेगा संघ वाला, सेंट्रल करेगा सरकार। ठीक है, समझ गए। तो यही बात तो यहाँ पे कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अगर हो तो संघ और राज्य के मध्य जो है शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाएगा, शक्ति रहेगा ही नहीं। और यहाँ पे समझिए कि राज्य सूची के विषय की भी विधि का निर्माण कर सकता है। फिर संघ जो है राज्य का जो भी विषय है उसका निर्माण करेगा, संघ करेगा, समझ गए। तो राज्य का बेचारा सूत जाएगा, क्या करेगा? सूतेगा इमरजेंसी में। ठीक है, आर्टिकल 352 का लगा। तो अगर 356 लग गया तो क्या बात है? तो आगे तो 352 का और पूरा कर देते हैं हम, सॉरी। तो भारत, अब यहाँ पे और जानकारी ले लीजिए कि भाई 352 जो हम पढ़ रहे हैं उसका देखिए, भारत की संघात्मक प्रणाली जो है एकात्मक रूप में कार्य जो है करने लगती है। जो भारत का जो संघात्मक प्रणाली है वो क्या हो जाएगा? एकात्मक हो जाएगा, सिर्फ संघ के अंडर में आ जाएगा पूरा, समझ गए। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तब, मतलब आर्टिकल 352 लग जाएगा तब। अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की अगर बात करें, नेशनल इमरजेंसी की बात करें, तो 3 बार लग चुका है, जो कि 1962, 1971 और 1975, समझ गए। मतलब एक तो भारत चीन, एक भारत पाकिस्तान और एक भाई आंतरिक लग गया था, इमरजेंसी हो गया था, इंदिरा गांधी जी थी, है ना, समझ गए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 356 की। तो 356 जिसे हम राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, है ना, जिसे राज्य आपातकाल भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति शासन में जो है राज्य विधानसभा भंग कर दी जाती है और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। तो जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो राज्य का जो विधानसभा है ना वो भंग हो जाएगा, मुख्यमंत्री कुछ नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री ये नहीं रहेंगे, बात यही है। और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त कर देगा, शक्ति सब ले लेंगे भाई राष्ट्रपति जी और काम करवाएंगे राज्यपाल जी से, ऐसे याद रखिएगा। अगर मान लीजिए राष्ट्रीय जो आप क्या बोलते हैं राष्ट्रपति शासन लगेगा तब, मतलब राज्य का आपातकाल लगेगा तब, ठीक है। तो आर्टिकल 356 लगेगा तब, ऐसे याद रख लीजिए। अब भारत का शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है, तो उस राज्य का जो है स्वरूप को ग्रहण कर लेगा, मतलब राष्ट्रपति के हाथ में आ जाएगा, तो समझ रहे, सेंटर के हाथ में आ गया तो एकात्मक हो जाएगा ना। तो ये भी अनुच्छेद 356 के तहत हो गया। अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग जो है 120 से अधिक बार किया जा चुका है। सोचिए 120 बार हो चुका है राष्ट्रपति शासन। ये पढ़ाया था लेकिन अभी थोड़ा सा अपडेट हमारे पास नहीं है, क्षमा चाहेंगे, ठीक है। तो अब तक जो है राष्ट्रपति शासन का प्रयोग जो है 120 से अधिक बार किया जा चुका है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछेगा 356 बताइए क्या है, तो राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, मतलब कि राज्य के आपातकाल से संबंधित है। अब तक कितने लग चुके हैं, तो हम बताएंगे भाई 120 बार से अधिक लग चुका है ना। उसका लिस्ट नहीं बता सकते, अब लड़ जाएगा बेचारा, तो भाई होगा। इसमें क्या होगा, जो भी राज्य के जो विधानसभा है ना वो भंग हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा, सब राष्ट्रपति काम करेंगे और उनके ऑर्डर पे भाई गवर्नर काम करेंगे। और राष्ट्रपति शासन कब लगता है, जब ये राज्यपाल चाहेंगे कि भाई राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, यहाँ दिक्कत हो रही है, समझ गए। चलिए हाँ देखिए, अनुच्छेद 360 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 360 में कहा गया है कि वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है, जो कि अभी तक भारत में नहीं लगा है, ठीक है। तो वित्तीय आपात से जुड़ा अगर बात हो, ठीक है, वित्तीय आपात से अगर जुड़ा बात हो तो हम बताएंगे आर्टिकल 360 बता दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है आगे देख लीजिए। यहाँ पे है कि मान लीजिए नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल, लेकिन जानना तो जरूरी है, जानते हैं।
तो देखिए वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थगित कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए वित्तीय आपातकाल लग गया, तो भाई संघ और राज्य के मध्य जो टैक्स लगते हैं, जो कर लगते हैं, उसका विभाजन को समाप्त कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा जब वित्तीय आपातकाल लगेगा। ठीक है? यह बात कही गई 360 में। और सुनिए, संघ एवं राज्य के अधीन जो कार्यरत होते हैं, जो कार्य करते हैं, सभी व्यक्तियों के वेतन और भत्ते में कटौती की जा सकती है। इसके अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल होंगे। मतलब यहाँ पे ये ही नहीं कि सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं उनकी कटौती होगी, समझ गए? तो कटौती यहाँ शुरू हो जाएगा। तो अगर 360 अगर लगा, तो समझिए कि जितने भी राज्य का बात है, राज्य और केंद्र के बीच जो वित्तीय विभाजन होते हैं, टैक्स की बात होती है, वो सब समाप्त हो जाएगा। दूसरा चीज़ है कि अगर जो काम कर रहे हैं, उनका वेतन से कटौती शुरू हो जाएगी। वित्तीय आपात की अगर बात करें, का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया गया है, और अच्छी बात है कि एक बार भी नहीं किया गया है। ईश्वर की कृपा कहिए या दुआ कहिए। मूल संविधान में जो है आपातकाल की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था। समझ गए? किसका उल्लेख था? आंतरिक अशांति का उल्लेख था। अब उसके जगह पे क्या हो गया है? सशस्त्र विद्रोह का जगह हो गया है। बस इतना ही जान लीजिए, और कुछ नहीं है। फाइनेंस कमीशन हम पढ़ने जा रहे हैं, मतलब वित्तीय आयोग पढ़ने जा रहे हैं। वित्तीय आयोग जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे कि इसमें वित्तीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं, कितने अध्यक्ष हैं अभी तक, वो पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये हम पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और इसमें देरी ना करते हैं। तो आगे तो हम इसे पार्ट बाय पार्ट बांटते हैं कि वित्तीय आयोग की संरचना की बात कही गई है। तो इसकी संरचना की बात करें तो अध्यक्ष की अगर बात करें तो अध्यक्ष जो है सार्वजनिक कार्य का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जो सार्वजनिक कार्य जो होते हैं, छोटे-छोटे सामाजिक रूप से होते हैं, उसका अनुभव रखता है, उसे हम अध्यक्ष कहते हैं। सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखिएगा। वित्तीय आयोग की संरचना की बात करें तो वित्तीय आयोग के संरचना में हम बांट दिए हैं सदस्य के रूप में, सदस्य के रूप में, सदस्य के रूप में, सदस्य के रूप में। एक तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति होने चाहिए। वित्त आयोग की अगर मान लीजिए आपको वित्त आयोग का अध्यक्ष बनना है, तो सबसे पहली बात कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, अगर बात करें तो सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, तभी आप अध्यक्ष बन सकते हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होने चाहिए, तभी आप वित्तीय आयोग के अध्यक्ष बनिएगा, ऐसे नहीं बनिएगा। और चौथा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ या विशेष व्यक्ति होना चाहिए या विशेषज्ञ होने चाहिए। समझ गए? वो व्यक्ति होना चाहिए, आर्थिक मामलों को समझ सके, अनुभवी व्यक्ति होनी चाहिए आर्थिक मामले में। तो वैसे व्यक्ति हमारे वित्तीय आयोग के अध्यक्ष बनेंगे, अन्यथा नहीं बनाए जाएंगे। अगर ये चारों में से कोई भी कमी अगर दिखी तो समझिए आपको नहीं बनाया जाएगा। चलिए ये बात हो गई। अब इसका हम वन लाइनर बात करते। यहाँ पे है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को जो है संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो भारत के राष्ट्रपति रखते हैं। कौन रखते हैं? भारत के राष्ट्रपति रखेंगे। जब भी रखेंगे तो भारत के हमारे राष्ट्रपति जी रखेंगे। तो अगर पूछे कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो भारत के राष्ट्रपति रखवाएंगे। समझ गए? चलिए ये हम समझ गए। और भी समझते हैं क्या है। तो देखिए, भारत के वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 280 के तहत किया गया। पढ़े होंगे, हम कल भी पढ़े थे। ठीक है, अगर कल का वीडियो देखे होंगे तो आप जरूर समझ जाइएगा। तो भारत में वित्त आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। वित्त आयोग का कार्यकाल अगर पूछे कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है ये। अब मान लीजिए वित्त आयोग है तो 5 वर्ष का होगा। आर्टिकल पूछे तो अनुच्छेद 280 में कहा गया है। किसका कहा गया? वित्त आयोग के गठन की बात कही गई है। और वित्त आयोग द्वारा जो सिफारिश लाया जाता है संसद में या संसद के सदन के समक्ष, तो ये राष्ट्रपति के जो है सिफारिश पर आता है। ये हो गया। कौन रखवाता है? तो राष्ट्रपति रखवाते हैं, भारत के राष्ट्रपति रखवाएंगे, ये कहने का मतलब है। चलिए आगे बात करते हैं। तो वित्त आयोग के अध्यक्षता के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? तो हम बताएंगे 4 अन्य सदस्य भी होते हैं। जो अध्यक्ष होते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं, वो तो होंगे ही, उनके अतिरिक्त और भी कितने होते हैं मेंबर, सदस्य? तो 4 और होते हैं, याद रखना है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ने जा रहे हैं कि भारत के वित्त आयोग कितने हैं। तो अभी तक 16 वित्त आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे और हम थोड़े फन के साथ कोशिश करते हैं कि आपको याद करवा दूं। सब सुनिएगा। तो कैसे सुनिएगा, अब सुनाता हूं मैं। मान लीजिए कि हम पहला अगर भारत के वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे तो पहला
वित्त आयोग कब हुआ था? तो हम बताएंगे भाई इसका गठन 1951 में हुआ था। तो भारत का पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो हम बताएंगे 1951 में हुआ था, 1951 में। अच्छा, 1951 में हम समझ गए कि भारत का पहला वित्तीय आयोग हुआ। इसके अध्यक्ष का नाम बताइए पहला। तो हमारे केसी नियोगी जी हैं। तो ये भी सवाल बनता है कि भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो हम बताएंगे केसी नियोगी जी थे। इसकी गठन कब हुआ? तो 1951 में हुआ। अगर इसके अनुशंसा की बात करें, अनुशंसा वर्ष बताया जाए कि कब से कब तक हुआ, तो याद रखिए 1952 से 1957 तक हुआ था। तो अगर पूछे कि केसी नियोगी जी कब से कब तक रहे, तो ये भी बोलिएगा कि वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में 1952 से 1957 तक रहे थे। अनुशंसा वर्ष बताया जाता है। तो कितने वर्ष का हो गया? 5 वर्ष का हो गया कि नहीं? 5 वर्ष रहे थे केसी नियोगी जी, रहे थे, पहला वित्त आयोग थे। समझ गए? कब तक रहे? तो 1952 से 1957 रहे। लेकिन दूसरा अगर होगा तो 1956 में होगा। आगे गठन होगा, उसके बाद ना नियम कानून बनेगा जी। तो गठन हुआ कब? 1956 में। तो दूसरा जो वित्तीय आयोग का गठन हुआ वो 1956 में हुआ। उसके समय, उस समय 1956 के समय कौन थे बता सकते हैं अध्यक्ष? तो के संथानम, संथानम, संथानम जी जो थे वो दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और ये उनका समय काल बोले तो 1957 से लेके 1962 बताइएगा। देखिए, एक साल पहले गठन शुरू होगा, गठन होगा, उसमें जो प्रोसेस लगते हैं उस समय लगता है, उसके बाद जो है उनका समय काल पूरा हो जाता है पहले वाले का, तब दूसरा का फिर मंथन होता है। समय काल जब से वो छोड़ेंगे तब से समय काल जोड़ा जाएगा। तो जैसे 1957 में छोड़े नियोगी जी तो बन गए संथानम, संथानम जी बन गए 1957 से 1962 तक। अब बात करते हैं 62 है। तो तीसरा कब हो गया था? तीसरा तो 60 में हो गया गठन। मतलब तीसरा वित्तीय आयोग का गठन की अगर बात करें तो 1960 में ही हो गया। और 1960 में जब हुआ तो उस समय चंद्रा जी थे, ए के चंद्रा जी का नाम आता है। तो ए के चंद्रा जी जो थे 1960 के क्या थे? वित्तीय आयोग के अध्यक्ष थे। इनका समय काल पूछे तो 62 से 66 बता दीजिएगा, ये जरूर ध्यान रखना होगा। तो अगर पूछे कि ए के चंद्रा जी की अगर बात पूछे तो 1962 से 1966 तक, मतलब 66 तक आपको बता देना है। ठीक है। और भी बात अगर हम करें तो देखिए, अगर मैं बात करूं तीसरा जो है वित्तीय आयोग का गठन की अगर बात करें तो 1960 में हुआ था। ये बात तो जान लीजिए, गठन पहले कर दिया जाता है और जो जब बैठाए जाते हैं अध्यक्ष के रूप में, वित्तीय अध्यक्ष के रूप में, उनका समय का जो अध्यक्ष शुरू बैठे उसी के अनुसार आपका चलेगा, ये ध्यान रखना होगा। तो अगर तीसरा वित्तीय आयोग के अध्यक्ष के गठन की बात करेगा तो 1960 टिक लगाइएगा, 1960 लगा दीजिएगा। अगर पूछेगा वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए तीसरे नंबर वाले, तो हम बताएंगे ए के चंद्रा जी का नाम आता है। तो ए के चंद्रा जी जो थे वो वित्तीय आयोग के अध्यक्ष के नाम से जाने जाते थे और ये तीसरे नंबर के थे। इनका समय काल अगर बोले तो 1962 से 66 बता देना है, क्योंकि देखिए 52 से लेके 57 तक हुआ है और फिर 57 से 62 तक रहे थे। कौन? संथनामा जी थे। नियोगी जी पहले थे हमारे। तो अगर आपसे पूछे प्रथम नियोगी कौन थे वित्त आयोग के, तो नियोगी जी थे, नियोगी वित्त आयोग, ऐसे याद रखिएगा। और चंद्रा जी का 62 से 66 याद रखिएगा। चौथा वित्त आयोग का गठन की अगर बात करें तो 1964 में हुआ था। सोचिए 1964 में हुआ। अगर आपसे पूछेगा कि चौथा वित्त आयोग का गठन कब किया गया तो हम बताएंगे 1964 में। 1964 में जब गठन हुआ तो इसके अध्यक्ष भी तो कोई होंगे, कहाँ अध्यक्ष थे? तो अध्यक्ष थे डॉक्टर पीवी राजमन्नार जी थे। राजमन्नार जी का नाम आप सुने होंगे, ये तमिलनाडु की तरफ से केस लड़े थे, तमिलनाडु सरकार के लिए केस लड़े थे। क्यों लड़े थे कमेंट बॉक्स में करिएगा, क्योंकि कल ही मैं ये वीडियो में पढ़ाया हूँ और स्पेशली बहुत ज़्यादा पूछा हुआ सवाल है ये, लोग ध्यान नहीं देते इसलिए चुक गए हैं ये सवाल को, पीपीएससी वाले के लिए बता रहा हूँ। तो याद रखना है चौथा गठन हुआ 1964 में वित्त आयोग का। इसके अध्यक्ष थे राजा मन्नार जी, याद रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, राजा मन्नार समिति भी आया था, ये भी ध्यान रखना होगा आपको। तो राजा मन्नार जो थे वो अध्यक्ष बन गए। तो इनका समय काल भी तो होगा, तो 66 से 69 तक है, मतलब 69 तक है। तो अगर पूछे तो 1966 से लेके 1969 तक रहा राजा मन्नार जी का वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में बैठे रहे। अगर पांचवा वित्त आयोग अध्यक्ष के रूप में अगर आपसे पूछे कि बताइए कौन है, तो बताना है महावीर त्यागी जी हैं। महावीर त्यागी जी हैं। तो आगे तो ये जान लीजिए कि पांचवा वित्त आयोग का गठन कब हुआ, तो 1968 में हुआ था। कब हुआ था? 1968 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन बने? महावीर त्यागी जी। अब महावीर त्यागी जी का समय काल तो देखिए
1969 से लेके 74 तक रहा था। तो आपसे पूछेगा, अच्छा जी महावीर त्यागी जी का नाम जानते हैं आप, तो ये बताइए कि कब से कब तक गद्दी पे रहे वित्त आयोग के रूप में, अध्यक्ष के रूप में? तो हम बताएंगे 1969 से लेके 74, मतलब 5 साल तक रहे। अच्छा, अब ये आप जान गए कि महावीर त्यागी अध्यक्ष हैं वित्त आयोग के, तो इनका समय जो गठन हुआ था वित्त आयोग 5वां, वो कब हुआ था? तो हम बताएंगे 1968 में हुआ था। चलिए ये भी बात सही है। अगर मैं बात करूं छठा, तो छठा वित्त आयोग के अगर गठन की बात करेंगे तो 1972 बात करेंगे। तो 1972 में जो है छठा वित्त आयोग की जो है गठन किया गया। क्या किया गया? छठा वित्त आयोग का गठन किया गया। अगर बात करें छठा वित्त आयोग का गठन किया गया 1972 में, तो ये बताइए उस समय अध्यक्ष कौन थे वित्त आयोग के? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष हमारे कौन थे? ब्रह्मानंद रेड्डी नाम है। ब्रह्मानंदन बोलिए, ब्रह्मानंदन रेड्डी। ठीक है, ब्रह्मानंदन साउथ वाला कॉमेडी हीरो नहीं, कॉमेडी नहीं, ब्रह्मानंदन रेड्डी जो थे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, जो कि 1974 से 79 तक इनका भाई वित्त आयोग के अध्यक्षता के रूप में कार्य कर रहे थे। तो अपना कार्य संभाल रहे थे। कौन? ब्रह्मानंद रेड्डी। केमे हैं, केमे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, तो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। आपसे ये भी पूछता है चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए, तो बताएंगे राजा मन्नार जी। पांचवें बताइए वित्त आयोग के अध्यक्ष महावीर त्यागी। पहला बताइए, सर्वप्रथम बताइए नियोगी जी, ऐसे याद रखिएगा। दूसरा बताइए संथानम, संथानम नाम है, संथानम याद रखना है। चंद्रा जी तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ऐसे याद रखना होगा। ठीक है, सातवां अगर पूछे आपसे कि सातवां वित्त आयोग की गठन कब हुआ, तो 1977 में हुआ था, 1977। देखिए गठन पहले हो जाता है और गद्दी पे बाद में बैठते हैं, गद्दी पे जो समय चल रहा है वो बताते हैं, जो कि दोनों ध्यान रखना होगा, इसलिए मैं दोनों लेके चल रहा हूँ। तो सातवां अगर वित्त आयोग का गठन हुआ 1977। अब देखिए आपसे पूछेगा कि सातवां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे जी, तो हम बताएंगे जे.एम. सेलेट थे, सेलेट जी थे, बोर्ड पे लिखने वाला सेलेट जी थे। तो जे.एम. सेलेट जी क्या थे? वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। केमे नंबर के थे? 7वें नंबर के अध्यक्ष बने थे वित्त आयोग के। अच्छा, सातवां वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1900 कब हुआ था? 77 में हुआ था, क्योंकि छठा तो 1972 में हुआ, तो सातवां 1977 में होगा। अब ठीक है, 77 में हुआ सातवां वित्त आयोग का गठन, तो हम समझ गए इनके अध्यक्ष का नाम भी जान गए कि जे.एम. सेलेट जी हैं। अब सेलेट जी है तो इनका कार्यकाल कब से कब? 5 साल तक रहना है, तो कब से कब तक? तो देखिए गद्दी पे ये बैठे बेचारे 1979 से लेके 84 तक रहे, तो 84 तक इनका गद्दी पे अपना काम करते रहे बेचारे। कौन? सेलेट जी। ठीक है, तो ये हो गए। 8वें अगर पूछे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हम बताएंगे वाई चौहान जी हैं। चौहान नाम है इनका, वाई.वी. चौहान नाम है। तो वाई.वी. चौहान अगर पूछे कि वित्त आयोग के केवें अध्यक्ष हैं, तो 8वें अध्यक्ष हैं। अगर 8वें अध्यक्ष जानते हैं तो इनका समय काल कब से कब तक था, तो 1984 से लेके 89 तक था, क्योंकि 5 वर्ष तक था। ये हम समझ गए। लेकिन अगर 8वें गठन कब किया गया 8वें वित्त आयोग का, तो हम बताएंगे 1982 में किया गया। तो 1982 में क्या किया गया? गठन किया गया। और वाई.वी. चौहान जी थे, याद रखिएगा, 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। उनका समय काल 1984 से 1989 तक था। अब 9वें जो हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, वो थे हमारे एन.के.पी. साल्वे थे। तो एन.के.पी. साल्वे जी जो थे, वो हमारे 9वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इनका समय काल पूछे तो 1989 से लेके 95 तक रहा था, क्योंकि 89 तक हमारे चौहान जी थे। तो उसके बाद 89 से 95 तक 5 साल तक रहे हमारे साल्वे जी। अगर 9वें अगर बात करते हैं वित्त आयोग का गठन कब हुआ, तो हम बताएंगे 1987 में। तो थोड़ा पहले हो जाता है गठन, इसलिए गठन को पहले याद रखना होगा, 1987। और जब से समय चल रहा है उनका, उस समय से 5 साल जब गद्दी पे बैठेंगे। अब जैसे 10वें की बात करते हैं, तो 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई, तो हम बताएंगे के.सी. पंत जी हैं। पंत जी हमारे 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, और इनका समय काल पूछे तो 1992 में जो है, सॉरी यहाँ पे गलत मैंने बता दिया। 10वें अगर जान गए कि के.सी. पंत जी हैं, इनका समय काल पूछे तो 1995 से लेके, क्योंकि 95 तक हमारे साल्वे जी हैं, तो 1995 से लेके 2000 तक रहे थे हमारे के.सी. पंत जी। और के.सी. पंत जी रहे तो याद रखिएगा 10वें का वित्त आयोग का गठन कब किया गया, तो 1992 में किया गया। तो 1992 में क्या किया गया? वित्त आयोग का गठन किया गया, 10वें वित्त आयोग का गठन किया गया। इसके पंत जी थे। अगर आपसे पूछे 11वीं बताइए, 11वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो हम बताएंगे प्रोफेसर ए.एम. क्या है? खुसरो।
एएम खुसरो जी थे। खुसरो जी जो थे वो हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, 11वें नंबर के थे। और इन अगर पूछे समयकाल तो 2000 से 2005 तक का समयकाल था। तो 2000 से 2005 तक का खुसरे जी क्या थे, गद्दी पे बैठे हुए थे, वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे और 11वें नंबर के थे। और याद रखिएगा 11वां नंबर का जो वित्त आयोग का गठन हुआ वो हुआ 1998 में, मतलब 1998 में 11वें वित्त आयोग का गठन किया गया था और इसके खुसरो जी प्रोफेसर थे, मतलब अध्यक्ष थे। आपसे पूछेगा ठीक है 11वां तो हम समझ गए 1998 में है, तो 12वां बताइए। तो 12वां जो वित्त आयोग का गठन हुआ वो हुआ 2002 में। कब हुआ? 2002 में। अब 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो रंगराजन जी का नाम आता है, डॉक्टर सी रंगराजन का नाम आता है। और ये समयकाल अगर पूछे तो 2005 से 2010 तक का बात करेंगे, 2005 से लेके 2010 तक का बात करेंगे। तो आपसे पूछेगा कि 12वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो सी रंगराजन जी थे। समयकाल 2005 से 2010 तक रहे थे। और अगर पूछे 12वां वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो 2002 में हुआ था। अब 12वां का हम समझ गए, अब पढ़ते हैं 13वां वित्त आयोग। 12वां के बाद 13वां, तो 13वां जो हुआ था गठन वो हुआ था 2007 में। तो 13वां वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 2007 में। अब 2007 में हुआ तो इसके 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर विजय केलकर जी थे। तो विजय केलकर जो हैं हमारे 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, विजय केलकर जी। और याद रखना है ये जो केलकर जी हैं 13वें नंबर के, उनका समयकाल पूछे तो 10 से 15 तक रहे थे। मतलब सोचिए 2010 से 15 तक का वित्त आयोग का अध्यक्षता निभाए, 5 साल निभाए वो केलकर जी। और याद रखिएगा ये 13वें नंबर के अध्यक्ष थे वित्त आयोग के। 14वें नंबर के अगर वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछेगा तो हम बताएंगे कि डॉक्टर वाई वी रेड्डी थे। तो वाई वी रेड्डी जो है केवें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, तो 14वें नंबर के हैं। इनका समयकाल अगर पूछे तो 2015 से 20 तक रहेंगे, क्योंकि 15 तक केलकर जी रहे तो 15 से 20 तक कौन रहेंगे? 5 साल रेड्डी जी रहेंगे। अब रेड्डी जी रहेंगे तो 14वें नंबर के हो गए। तो 14वां नंबर का जो वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो 2013 में किया गया। कब किया गया? 2013 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर वी रेड्डी थे। याद रखना है, वाई वी रेड्डी नाम है इनका। अगर बात करें 15वें नंबर की, अगर बात करें तो 15वां जो वित्त आयोग का अध्यक्ष की बात करें तो वो है एनके सिंह। एनके सिंह हमारे जो हैं 15वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगर वित्त आयोग के नंबर अगर देखा जाए अध्यक्ष के रूप में हम समझ गए 15 में है, तो गठन कब किया गया था? तो 15वां वित्त आयोग 2017 में किया गया। और एक बात जान लीजिए 15वें अध्यक्ष हम समझ गए एनके सिंह, तो इनका समयकाल कब से कब तक था? तो याद रखिएगा 2020 से 21 तक रहे और 21 से फिर 2026 तक रहे थे। मतलब 20 से 21 तक रहे, 1 साल रहे। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सरकार तो इधर-उधर हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ 21 से 26 तक, फिर 5 साल वो रहे। 21 से फाइनली वो सीट पे रहे एनके सिंह। यही एनके सिंह ही रहे थे, जो कि 26 तक रहे थे। अब 26 की बात हो रही है तो आप सुनिए, 16वें हमारे वित्त आयोग का अगर गठन की बात करें तो 2023 में हुआ। तो 16वां वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 2016 में किया गया। और याद रखिए 2016 में जो किया गया उसके अध्यक्ष के रूप में अगर पूछेगा तो आपको बताना है अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। इसका गठन किया गया 2023 में। इनका समयकाल अरविंद पनगड़िया का अभी तक है 1/4/2026 से लेके 5 वर्ष तक सोच के चलिए। मतलब 1/4/2026 से लेके 5 वर्ष तक, मतलब कहने का मतलब 26 तक उनका अभी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बन चुके हैं। ठीक है, 16वें अगर बोलें तो अरविंद पनगड़िया। ठीक है, ये क्लियर आपको मैंने कर दिया। मतलब 15वें हमारे अगर वित्त आयोग पूछें तो एनके सिंह थे। एनके सिंह जो कि 2021 से 26 तक हैं अभी भी। ठीक है, और 16वें जो गठन हुआ पहले हो जाता है तो 2023 में हो गया है। ठीक है, 2023 में हो गया, मतलब 17-23 में हो गया। तो अरविंद जो पनगड़िया हैं वो रहेंगे। अब कब से इनको एक तरफ से सीट पे बैठेंगे? तो 1/4/2026 और 26 से लेकर 5 वर्ष तक रहेंगे। तो अभी तो है नहीं बैठे हुए, लेकिन 16वें नंबर का गठन हो चुका है 2023 में। याद रखना है अभी एनके सिंह का नाम ही आया है, मतलब एनके सिंह का ही नाम आता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 26 के बाद बेचारे अरविंद पनगड़िया जी रहेंगे। अब बीच में अगर टपक-उपक गया तो फिर दूसरा होगा। नियम तो है ही है, संशोधन होबे करता है। चलिए, कुछ कंफ्यूजन होगा आपको कि अब हैं कौन? तो देखिए 15वें नंबर का ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा कि 15वें नंबर के बताइए कौन है? तो हम बताएंगे एनके सिंह। ठीक है, जो कि अभी तक चल रहे हैं, 26 तक चलेंगे। और 16वें नंबर के जो बनने वाले हैं वो है अरविंद पनगड़िया, जो कि बने हुए हैं, नाम आ गया उनका। 2023 में गठन हुआ है ना, इसलिए। ठीक है, बस ध्यान रखना। 16वां नंबर याद रखना होगा, 15वां नंबर। टोटल अभी तक कितने? 16वें वित्त आयोग के गठन हो चुके हैं। अब चलते हैं थोड़ा भारत
में जो है केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होता है? तो वित्त आयोग से होता है। अगर आपसे पूछे भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं? तो वित्त आयोग की संस्तुति से होते हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य जो है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना है। समझ गए? तो अगर आपसे पूछे वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय जो सहायता होती है उसकी निर्धारित होती है। तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य समझ गया ना क्या हुआ कि भाई केंद्र द्वारा जो होता है कर जो लगाए जाते हैं वो हो गए, और केंद्र द्वारा ही दिया जाता है राज्य को पैसा। ठीक है, मतलब वित्तीय सहायता दिया जाता है। तो ये बात तो भाई है ही, वित्त आयोग का तो यही काम है कि भाई केंद्र उससे टैक्स भी लेगा और टैक्स लिया और सहायता के रूप में भी देगा, दोनों काम करेगा केंद्र। चलिए और जानकारी लेते हैं। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान जो है किस संस्था के द्वारा होता है? तो वित्त आयोग द्वारा ही होगा। अगर मान लीजिए विवाद हो जाए या कर लेना हो, कर देना हो, मतलब टैक्स मतलब वित्तीय सहायता देना हो, तो भाई ये जो है काम वित्त आयोग का ही है। तो फैसला लेना हो, फैसला देना हो, ये सब वित्त आयोग का काम है। अगर केंद्र और राज्य के मध्य हुआ तो वित्तीय विवाद हुए तो वित्तीय विवाद याद रखिएगा। केंद्र की समेकित निधि की बात करते हैं। ठीक है, समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान मतलब ग्रांट जो होते हैं, अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? तो वित्त आयोग ही करता है। अथॉरिटी कौन है? अथॉरिटी के रूप में काम करता है तो वित्त आयोग करेगा, और क्या करेगा? इसी के अनुशंसा पे होगा ना, मतलब ग्रांट देगा, सहायता हेतु अगर पैसा दे रहा है या कुछ गारंटी दे रहा है तो भाई वित्त आयोग ही करेगा। अगर केंद्र द्वारा दिया जा रहा है तो राज्य को, समझ गए? ऐसे डायरेक्ट सवाल समझ जाइए। कौन सी निधि? समेकित निधि के द्वारा। क्या आप समझे? आगे बात करते हैं। सामान्य रूप में भारत के प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। तो ये बात तो हम जानते हैं कि वित्त आयोग का क्यों है, वित्त आयोग की नियुक्ति क्यों की जाती है? इसलिए किया जाता है भाई कि प्रत्येक 5 वर्ष इसलिए किया जाता है कि केंद्र का जो अनुदान होता है या संघ के राजस्व में राज्यों का जो अंश निर्धारित होता है, राज्यों का जो अंश लेते हैं हम लोग लेने की बात करते हैं या निर्धारित करते हैं, उसकी जांच के लिए होता है, उसके लिए की जाती है। समझ गए कि भाई आप दोनों के बीच में विवाद ना हो, वित्तीय आपको सहायता लेना है, उससे हमको इतना पैसा लेना है, तो इसकी बात के लिए समझौता के लिए कहिए कि वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है कि राज्य और केंद्र के बीच वित्तीय लड़ाई झगड़ा ना हो भाई, है ना। अगर बात करें भारत की संचित निधि की बात करें, संचित निधि जिसे समेकित निधि भी बोलते हैं, में से जो है राज्यों के राजस्व में जो है सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? तो वित्त आयोग ही करता है। अब देखिए विनियमित करने की बात हो रही है, सहायता अनुदान की बात हो रही है, तो संचित निधि मतलब होता है समेकित निधि को ही बोला जाता है। ये आप पढ़े, कभी ऊपर पढ़े ही। तो ये क्या होता है कि सहायता अनुदान के रूप में करता है, ग्रांटेड के रूप में काम करता है। तो ये काम करेगा कौन? वित्त आयोग। जो भी काम करेगा वित्त आयोग करेगा, समझ गए? सहायता के रूप में हो या विवाद राज्य और केंद्र के बीच हो, वित्त आयोग का विवाद हो या टैक्स की बात हो या सहायता देने की बात हो, सब भाई वित्त आयोग करेगा। इसमें केंद्र का सिर्फ कुछ नहीं है, केंद्र और राज्य का कुछ नहीं, ये काम यही करेगा, पैसा वैसा वाला बात होगा। अगर बात करें 15वें वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार केंद्रीय करों के विभाज्य पूल बोलते हैं में राज्यों का हिस्सा कितना कर दिया गया है? 41% कर दिया। सोचिए 41% कर दिया गया है। अब देखिए वर्ष 2021 और 26 की बात करते हैं। तो 21 से 26 तक कौन है अध्यक्ष हमारे 15वें वित्त आयोग के? तो हमारे NK सिंह हैं। और 15वें वित्त आयोग के गठन कब हुआ था? 2017 में। तो अभी तो हमारे NK सिंह हैं। तो 2026 के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी हेतु निर्धारित मानदंडों में कौन से 2 नए मानदंड जो है शामिल किए गए? तो 2 शामिल किया गया। एक कराधान प्रयास, जिसे टैक्स लेने वाली बात हो रही है, टैक्स को लेना की बात हो रही है, कराधान मतलब टैक्स लगाने की बात हो रही है, एफर्ट की बात हो रही है कि टैक्स कितना लगाया जाएगा, ये कही गई है। और एक है जनसंख्यीय प्रदर्शन के हिसाब से, मतलब डेमोग्राफिकल परफॉर्मेंस, कितना जनसंख्यीय प्रदर्शन है उस हिसाब से आपको ये जो है
क्या कहते हैं, करों का जो है डिवीजन किया गया, बांटा गया, विभाज्य बनाया गया, एक तरह से पूल बनाया गया है। समझ गए? तो ये 21 और 26 मतलब 15वें वित्त आयोग के तहत किया गया है, जो कि एन.के. सिंह के अध्यक्षता में किया गया। ये हो गया, इसकी बात हो रही। अब जो पॉइंट है, थोड़ा सा आगे, पॉइंट नहीं आगे जान लीजिए। ऋत्विक रंजनम पांडे, नाम ही ऋत्विक रंजनम पांडे को 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया। अब देखिए, एक बात जान लीजिए, वित्त आयोग के सचिव अलग होते हैं, अध्यक्ष अलग होते हैं। तो अगर पूछे कि ऋत्विक रंजन पांडे जो हैं 16वें वित्त आयोग के क्या हैं, सचिव हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए, क्योंकि अब पूरा सचिव को पढ़ते जाइएगा तो कैसे होगा। तो अभी तक तो अभी देखा जाए तो 16वें वित्त आयोग के सचिव अगर पूछे तो बताइएगा ऋत्विक रंजन पांडे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं नीति आयोग। नीति आयोग कहने का मतलब है कि हम इसमें नीति आयोग जो अभी चला है, जो मोदी जी के आने के बाद बना है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम नीति आयोग पढ़ते हैं। और पहला है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो हम जानते हैं 15 मार्च 1950 को हुई थी। तो देखिए, योजना आयोग का तो मैं बता दूंगा, पंचवर्षीय योजना ये सब स्पेशल पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अभी हम नीति आयोग पढ़ रहे हैं, तो नीति आयोग को ध्यान रखेंगे। उससे पहले कि ये नीति आयोग आया कैसे, तो हम जानते हैं कि योजना आयोग की, जब योजना आयोग था उसको उसकी जगह पे आया था नीति आयोग, उसकी जगह पे आया। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, अगर तो सबसे बड़ी बात, तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष अगर पूछता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि पहले हमारे प्रधानमंत्री भी रहे थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो याद रखना, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को हुई थी। ये हम समझ गए। अब बात करते हैं कि योजना आयोग की स्थापना जो है संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। तो देखिए, योजना आयोग की स्थापना जो हुआ था वो संघीय जो मंत्रिपरिषद होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री भी होते हैं, उनके साथ जुड़कर एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया, उसके द्वारा ये स्थापना किया गया था योजना आयोग का। ये हम जानते हैं। अब इसी में हम आते हैं, तो देखिए नीति आयोग कौन सा निकाय है। अब इसी जगह पे तो नीति आयोग आया है, इसकी जगह पे। तो नीति आयोग कौन सा निकाय है, तो गैर संवैधानिक निकाय है। मतलब गैर संवैधानिक मतलब इस संविधान से जुड़ा हुआ नहीं है, ये अपना प्रधानमंत्री स्वयं के लिए बनाते हैं, अपना एक अलग बनाते हैं, ठीक है। तो गैर संवैधानिक है, तो गैर संवैधानिक है इसलिए क्योंकि पीएम के अंडर में ये काम होता है, पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। योजना आयोग भी वही है, गैर संवैधानिक है। चलिए, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो हम जानते हैं 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो आपसे पूछेगा कि 2015 में बताइए 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ था, तो अरे भाई बहुत बड़ी बात हुई थी, बहुत बड़ा चेंज हो गया था, योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग आ गया था, नीति आयोग की स्थापना हो गई थी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होगा, अरे योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पीएम जी थे। तो उसी तरह यहाँ पे भी नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, बात खत्म हो गया। तो लीडर कौन होता है, पीएम होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए और भी बात करते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हम बताते हैं 6 अगस्त 1952 का हुआ था, 1952 में हुआ था। अगर 1952 में क्या हुआ ऐसा पूछेगा, आपको पूछेगा कि 6 अगस्त 1952 में क्या हुआ, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुआ। अच्छा जी, ये बात है। चलिए, अब राष्ट्रीय विकास परिषद है, ये तो हम समझ गए। योजना आयोग जब आया था ना, उसी समय की बात हो रही है। अगर हम बात करें नीति आयोग की संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग की अगर संरचना की हम बात करेंगे तो इसके बारे में हम समझ जाइए कि अध्यक्ष सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के पीएम होते हैं, इंडिया के पीएम होते हैं। गवर्निंग, ठीक है, गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। जिस केंद्र शासित प्रदेश मतलब दिल्ली और पुडुचेरी, वहाँ के भी लोग शामिल होंगे। विधानसभा के जो मुख्यमंत्री वो होंगे, और सबसे बड़ी बात कि संघ का जो है, यह सभी राज्य के मुख्यमंत्री जिसे बोलते हैं सीएम, और क्षेत्र का संघ राज्य का जो उपराज्यपाल होते हैं वो भी सम्मिलित होंगे इसमें, ठीक है। तो इसे गवर्निंग काउंसिल में जो है सम्मिलित किया जाता है। तो गवर्निंग काउंसिल में जो है सभी राज्य के मुख्यमंत्री संघ हो गए, ये हो गए। जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद हुआ, उसी तरह नीति आयोग में गवर्निंग काउंसिलिंग बोलते हैं, ऐसे याद रखिएगा। ये याद करवाने के लिए हम स्पेशल कोशिश करता हूं कि आपको याद रहे। विशेष आमंत्रित सदस्य की बात करेंगे, तो विशेष जो आमंत्रित सदस्य होते हैं वो होते हैं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा जो नामित किए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री के अंडर जो नामित किए गए व्यक्ति हैं उन्हें जो है ये विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में दिया जाता है कि आप विशेष रूप से हैं। अगर पूछे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में बात करेंगे, तो प्रधानमंत्री द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं वो अध्यक्ष होती है।
ठीक है, तो उपाध्यक्ष होते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे नीति आयोग में कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे और क्या थे, तो हम सब पढ़ेंगे आगे, तो ये क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ गए। आगे बात करते हैं, सदस्य जो होते हैं, मेंबर जो होते हैं, पूर्णकालिक होते हैं, पूर्ण रूप से कालिक होते हैं। जब तक भाई पीएम है तब तक रहेंगे, ऐसे बात है। चलिए और भी बात करते हैं, अंशकालिक सदस्य के रूप में करें तो अंशकालिक सदस्य कौन होते हैं, जो कि अग्रणीय विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और अन्य सुसंगत संस्थाओं से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर होंगे। अंशकालिक सदस्य के रूप में मतलब समझ गए? नहीं समझे? अंशकालिक मतलब कुछ समय के लिए, क्षणिक रूप से, क्षणिक समय के लिए, मतलब कहने का मतलब जब तक है, मान लीजिए बता दिए गए 2 सदस्य बना दिए गए, विश्वविद्यालय, बड़े विश्वविद्यालय हो गए, उसके सदस्य हो गए, शोध संस्थान हो गया, वहाँ के हो गए, वहाँ के मेंबर को बनाया जाता है, जिसे हम आंशिक सदस्य कहते हैं। उन्हें जरूरी नहीं कि परमानेंट के लिए है, ठीक है। पदेन सदस्य की बात करेंगे तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से जो है अधिकतम 4 प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं, 4 मेंबर जो है नामित होते हैं। तो पदेन सदस्य के रूप में अगर बोले, पदेन रूप से, ठीक है, मतलब पद पे बैठने के लिए, ऐसे याद रखिए, तो उसके लिए अधिकतम 4 सदस्य जो है प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। कि मुख्य रूप से बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करते हैं। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं, भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। तो अगर पूछेगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन है, तो हम बताएंगे भारत सरकार के जो सचिव होते हैं, सचिव के स्तर पर जो स्तर का अधिकारी जो होते हैं, निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। सचिवालय की अगर बात करें तो आवश्यकता के अनुसार स्थापना होगी, आवश्यकता के अनुसार स्थापना होगी, ये बात कही गई है। तो आवश्यकता होगा तभी सचिव का नियुक्ति होगा, सचिवालय की अगर नियुक्ति हो गया, अन्यथा नहीं होगा, सचिव का नहीं, सचिवालय का, ठीक है। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो, ठीक है, या क्षेत्र को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें या परिषदें जो हैं विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएगी। अगर मान लीजिए कुछ हुआ, विवाद हुआ या आकस्मिक जो मामला हुआ या घटना घट गई, तो उसके लिए जो है एक विशिष्ट कार्यकाल बनाई जाएगी या क्षेत्रीय परिषद के रूप में देखा जाएगा, देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद के रूप में बनाया जाएगा, ये ध्यान रखना है। और क्षेत्रीय परिषद में ही विशिष्ट कार्यकाल के लिए एक जो है बनाया जाता है, ये कहा गया है विधायक में, और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। तो आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा, तो भारत का प्रधानमंत्री करता है। अब आप ऊपर पढ़े थे राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था, बता सकते हैं? तो हम जानते हैं 6 अगस्त 1952 को हुआ था, तो ये भी जान गए। और ये अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ये हम भी जानते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया जाता है या दिया गया है, तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दिया गया है। तो केंद्रीय भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दिया गया है। अगर आपसे पूछेगा कि नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य जो है समान समन्वयकर्ता, ठीक है, कोऑर्डिनरी या कोऑर्डिनेटर, ठीक है, का कार्य कौन करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद ही करता है। मतलब नीति आयोग तथा राज्य सरकार के बीच अगर मान लीजिए समन्वय करनी हो, जोड़ना हो, बातचीत करनी हो कोई भी कार्य के लिए, तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद का काम है कि करेगा, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करेगा। चलिए ये हो गया। और भी बात करते हैं राष्ट्रीय, अगर देखें राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान जो है वो जानते हैं। तो अगर राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान के रूप में देखें तो इसका निर्माण जो हुआ है हमारा 1 जनवरी 2015 को हुआ। तो 1 जनवरी 2015 को हुआ, जो कि नीति आयोग था, जिसका पूर्ववर्ती नाम क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग था, जो कि क्या बन गया? नीति आयोग। अधिकार क्षेत्र अगर बात करें तो भारत सरकार के अधिकार में आता है, ये जानते हैं। मुख्यालय अगर पूछे नीति आयोग का तो नई दिल्ली बताइएगा। अगर नीति आयोग का अध्यक्ष पूछे तो प्रधानमंत्री बताइएगा। ये नीति आयोग से संबंधित है, तो निर्माण 1 जनवरी 2015 को पूर्ववर्ती योजना आयोग की जगह पे आया। और अधिकारी क्षेत्र भारत सरकार, मुख्यालय नई दिल्ली, जानते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष अगर प्रधानमंत्री। और अगर पूछे उपाध्यक्ष, तो देखिए उपाध्यक्ष के रूप में देखा जाए तो डॉक्टर सुमेन केवेरी हैं। तो देखिए डॉक्टर सुमन केवेरी हैं। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अगर पूछे तो BVR सुब्रमण्यम है। वेबसाइट पूछे तो नीति आयोग, मतलब नीति गवर्नमेंट इन कहिएगा, .in कह दीजिएगा, ठीक। आगे चलते हैं। आगे है कि योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है। योजना आयोग जो है संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य
कर रहा है। यह कथन किसका है? तो संथानम का है। तो ये कथन जो है संथानम जी का है। यही कह रहे हैं कि योजना आयोग जो है, योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है। हमारा देश जो है अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। किसकी? एकल प्रणाली के रूप में। वरीयता अनुक्रम का रूप में है कि टेबल बनाया गया है कि सबसे पहले से अंत तक जो है अंतिम में किसका वरीयता जो है मिला हुआ है, कैसे कैसे नंबर पे मिला हुआ है। ठीक है, नंबर बेस पे मिला हुआ है। तो कैसे मिला हुआ? तब सर्वप्रथम कौन है हमारे? राष्ट्रपति जी आते हैं। दूसरे नंबर पे क्या आते हैं? उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति पहले, दूसरे उपराष्ट्रपति। तीसरे कौन आते हैं? प्रधानमंत्री। स्थान बताया जा रहा है कि तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री आते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति होंगे, तब उपराष्ट्रपति होंगे, तब प्रधानमंत्री होगा, और उसके बाद अपने अपने राज्य के राज्यपाल होंगे, फिर चौथे नंबर पे राज्यपाल होंगे। उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति जो होते हैं 5वें नंबर पे, पूर्व जो राष्ट्रपति बने हुए हैं अभी तक। ठीक है, और 5वें क में लिखा हुआ है उप प्रधानमंत्री की बात कही गई, 5वां क में लिखा गया है। और छठा में है भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं उनकी बात कही गई है, नंबर बताया गया है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए और लोकसभा अध्यक्ष हो गए, ये छठे नंबर पे हो गए। 7वें नंबर पे है कि संघ के कैबिनेट मंत्री एवं अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री या उपाध्यक्ष जो होते हैं, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं नीति आयोग और पूर्व प्रधानमंत्री की बात कर रहा है, ये 7वें नंबर पे आएंगे। राज्यसभा लोकसभा के विपक्ष नेता ये सब जो है 7वें नंबर पे आते हैं। वरीयता जो मिली हुई है नीति आयोग के अनुसार बता रहे हैं। ठीक है, और 7 क में क्या है कि भारत रत्न से सम्मानित जो व्यक्ति हैं वो भी आते हैं। नीति आयोग में ये सब जोड़ा गया है, नंबर बेसिस बता रहे हैं। 8वें नंबर पे है अपने अपने राज्यों के बाहर राज्य के राज्यपाल की बात कही जा रही है, ये भी हम जानते हैं। 9वां देखिए, 9वें स्थान पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आएंगे और 9वां क में मतलब 9 क में है अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी आएंगे, 9 क में आएंगे। समझ गए? तो ये सब जो है कैसे वरीयता मिली है? तो नीति आयोग के अनुसार इनको पद दिया गया है, बताया गया है कि सर्वप्रथम कौन होंगे, 10वें नंबर पे कौन होंगे, 8वें नंबर पे कौन होंगे, और 10वें नंबर पे राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं उनका आता है 10वें नंबर पे। तो ऐसे उपसभापति 10वें नंबर पे आते हैं नीति आयोग के अनुसार। वरीयता जो मिली है, बस इतना ही जान लीजिए। और ये हमारा नया भारत एट रेट 75 के लिए जो है कार्यनीति जो है नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। ये वरीयता वाला समझ गया ना? ये स्थान बताया गया है, समझ गए? समझ गए होंगे। चलिए, कि नीति आयोग के तहत आपको सबसे पहला पद किसका है? तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री का आता है, समझ गए? और 7वां में सबसे ज्यादा आता है संघ के कैबिनेट मंत्री आ गए, अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री आ गए, राज्यों में राज्य के मुख्यमंत्री आ गए, उपाध्यक्ष के जो है नीति आयोग, ये भी 7वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, अब हम जब आयोग पढ़ रहे हैं, कमीशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम निर्वाचन आयोग को भी पढ़ेंगे। निर्वाचन आयोग है जो कि हम देखते हैं इसमें क्या क्या सवाल बनते हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा फास्ट चलेंगे इसमें। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग जब पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, तो पहला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो चुनाव आयोग को ही है, इलेक्शन कमीशन को है। अगर मान लीजिए राष्ट्रीय दल की मान्यता देना हो या क्षेत्रीय दल की मान्यता देना हो, मतलब कोई पार्टी बनाना हो, नेशनल या रीजनल पार्टी बनाना हो, यह अधिकार सिर्फ चुनाव आयोग को ही दिया गया है, इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। ये आप समझ गए। और भी जानकारी हम लेते हैं तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो है पदावधि क्या है? तो 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु है। अगर पूछे कि मुख्य चुनाव या मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका पदावधि अगर पूछे, समय काल पूछे, तो हम बताएंगे 6 वर्ष है, नहीं तो 65 वर्ष की आयु तक ये रह सकते हैं। तो 65 वर्ष अगर हो जाएगा तो हट जाएंगे, नहीं तो 6 वर्ष तक इनको रहना है चुनाव आयोग को। ठीक है, ये हो गए। जो भी पहले हो जाए उसमें इनको जो है हटना पड़ेगा, उस समय तक इनको पद पे रहना होगा, तो याद रखना होगा। अगर बात करें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। और भी बातें हम अगर करना चाहें तो करते हैं। दिसंबर 2023 में पारित जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार अब जो है मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, ठीक है, सुनिए, दिसंबर 2023 में पारित हुआ है। क्या पारित हुआ? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पारित हुआ है।
एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार हुआ है। समझ गए? नहीं समझे? समझ जाइए कि मान लीजिए दिसंबर 2023 में एक पारित हुआ था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ था एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार हुआ। ठीक है? अब देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो नियुक्ति हुआ, पारित हुआ 2023 में और ये अधिनियम भी बना 2023 में। ठीक है? तो अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के नाम से जाना गया। इसके अनुसार क्या हुआ कि जो मुख्य चुनाव होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं एवं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो होता है चयन समिति की सिफारिश पर होगा और करेगा कौन? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है? चयन समिति में जो है प्रधानमंत्री होंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री होगा, लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता होंगे और सबसे बड़े दल के नेता भी शामिल होंगे चयनित समिति में। अब देखिए, यह अधिनियम जो है कौन? निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023। यह अधिनियम जो है निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 का स्थान लेगा, मतलब 1951 का स्थान ले लिया कौन? 2023। समझ गए? चलिए, क्लियर हो गया। और थोड़ी जानकारी लीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ठीक है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। अब चलिए, निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद जो होते हैं इंपॉर्टेंट, वो हम पढ़ते हैं। आर्टिकल हम पढ़ने चल रहे हैं। तो अनुच्छेद 324 सबसे पहले हम पढ़े हैं, ऊपर ही पढ़े थे। इसमें क्या है 324 में कि चुनाव कार्य के अधीन अधिक्षण जिसे हम बोलते हैं, निर्देशन बोलिए तथा नियंत्रण की शक्ति जो है चुनाव आयोग में जो है निहित है। मतलब किसी चुनाव कार्य के लिए आदमी को रख सकते हैं, निर्देश देखने के लिए, देखभाल के लिए या उसे नियंत्रण करने के लिए। ये सब शक्ति जो है हमको किसको मिला है? चुनाव आयोग को। ये आर्टिकल 324 में कहा गया, अनुच्छेद 324 में। ठीक है? ये समझ गए। मतलब निर्वाचन आयोग का प्रावधान करने का भी आर्टिकल 324 में ही है। अगर बात करें 324, अनुच्छेद 325 क्यों इंपॉर्टेंट है? तो अनुच्छेद 325 जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकते। समझ गए? ना शामिल हो सकते हैं धर्म और नस्ल जाति के नाम पे, ना आप इसके आधार पे अयोग्य घोषित होंगे, कुछ नहीं होंगे। इससे कोई मतलब ही नहीं है धर्म, नस्ल, जाति से, वो अलग है, हटाइए उस सब। क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में यही बताया गया है कि कोई व्यक्ति सब एक समान है, समान पूर्वक होंगे, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के विरोध नहीं होंगे, कोई धर्म, नस्ल, जाति के चलते नहीं चुना जाएगा, न हटाया जाएगा। यही बात कही गई है। ठीक है? चलिए, और सबसे बड़ी बात कि थैंक यू सभी लोगों को, दिल से थैंक यू। इसलिए थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, क्योंकि आपका सम्मान करता हूँ। सम्मान नहीं करूँगा तो मेरा सम्मान बढ़ेगा कैसे? इसलिए मैं आप सभी लोगों को दिल से, तहे दिल से ईश्वर का दर्जा देता हूँ। अनुच्छेद 326 की बात करें, लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव वयस्क मत अधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। अगर पूछे अनुच्छेद 326 क्या है, तो अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव जो होते हैं उसका वयस्क मत अधिकार पर होगा। मतलब बड़े जो होंगे 18 प्लस के लोग होंगे वही मत देंगे, उस आधार पर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा। ये बात आर्टिकल 326 अनुच्छेद 326 में कहा गया। अब अनुच्छेद 327 क्यों कहा गया? तो अनुच्छेद 327 जो है विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की जो है संसद की शक्ति है। मतलब नियम बनाने की शक्ति या बदलने की शक्ति संसद को दी गई है। अगर विधानसभा में चुनाव के संबंध में कुछ भी उपबंध करना है, नियम लगाना है या बदलाव करना है तो संसद के पास शक्ति दिया गया है, पार्लियामेंट के पास। और यह आर्टिकल 327 में लिखा है। ठीक है? मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक ना? अगर आपसे पूछे कि 328 बताइए सर जी कि आप 328 आर्टिकल क्यों पढ़ते हैं, आर्टिकल 328 क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि इसमें जो है राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर जो चुनाव के संबंध में जो प्रावधान बनाए गए हैं उसकी शक्ति की बात कही गई, पावर की बात कही गई है। तो आपसे पूछेगा कि आर्टिकल जो अनुच्छेद 328 है उसमें यही बात है कि राज्य की जो विधायिका से संबंधित जो बात कही गई है ना, जो राज्य के अंदर होता है चुनाव, कौन से? अनुच्छेद 328 में। ठीक है,
और भी बात करते हैं। अगर बात करें अनुच्छेद 329 की बात करते हैं। अनुच्छेद 329 329 की बात करेंगे तो इस अनुच्छेद में क्या है, न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक की बात कही गई है। मतलब चुनाव संबंधी विषयों पर अगर न्यायालय है तो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में, 329 अनुच्छेद में। 329 के क में बात कहा गया है, अनुच्छेद 329 के क में कहा गया कि प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान है। ठीक है, विशेष प्रावधान है, निरस्त कहिए, निरस्त है, विशेष प्रावधान दिया गया है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री हो और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में या चुनाव के संबंध में बताया गया है, विशेष प्रावधान दिया गया है। तो किस आर्टिकल में, 329 के क में कहा गया है। चलिए ये भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बात करते हैं और सवाल है कि आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है। तो आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है, तो दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारों के चयन हेतु समय समय पर होता है। मतलब पद का अधिकारक जो होते हैं उनका चयन हेतु समय समय पर यह बात होगा। तो आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग किया जाता है या आंतरिक लोकतंत्र का जो आंतरिक चुनाव होता है उस पे है। दल के आंतरिक चुनाव हेतु होता है, जो कि दल के क्या होते हैं, पद पे जब बढ़ जाते हैं, वो अधिकारी की बात हो रही है, उनके चयन हेतु समय समय पर ये काम होते रहता है, नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर बात करेंगे हम लोग मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करेंगे, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है। तो हम जानते हैं संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से जो है प्रमाणित कदाचार के आधार पर कर दिया जाए। मतलब 2/3 रूप से अगर मान लीजिए प्रमाणित हो गया बहुमत से, तो भाई हटाना पड़ेगा। दोनों सदनों में होना चाहिए, याद रखिए, दोनों सदनों को मिला के 2/3 बहुमत से प्रमाणित होगा तो बेचारा मुख्य चुनाव आयुक्त हट जाएंगे। अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रपति का चुनाव, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्या किया जाता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है संचालित होता है, याद रखिएगा। 61वें संविधान संशोधन 1989 में, मतलब 1989 में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे 61वें संविधान संशोधन 1989 में, इसके अंतर्गत जो है मतदान की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कितने वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। तो कब से कब, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पहले 21 वर्ष था, ठीक है ना। 21वें संविधान संशोधन जब 1989 हुआ, इसके अंतर्गत क्या हो गया, मतदान का न्यूनतम आयु उस समय 21 था, अब घटाकर कर दिया गया 18 वर्ष। 18 वर्ष में ही चुनाव का दे सकते हैं। आगे बात करते हैं संसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय मतलब देता है या लेता है, तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेते हैं। समझ गए, तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेते हैं कि संसद की अयोग्यता संबंधी जो भी विवाद होगा, अयोग्यता पर सवाल उठेगा, तो देखिए निर्वाचन आयोग परामर्श देगा, लेकिन ये काम करेंगे कौन, राष्ट्रपति जी करेंगे। ठीक है। संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है, तो न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को नहीं चुनाव लड़ सकते हैं। तो संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देता है, करार देगा, अयोग्य बना देगा, तो वो भाई न्यायालय द्वारा अपराधी अगर घोषित हो गए तो भाई आप नहीं कर सकते। समझ गए, चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है, अयोग्य हो गया। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है, तो ये विधिक, मतलब विधिक अधिकार है, तो विधिक अधिकार माना जाता है। अगर आपसे पूछे कि राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई थी, तो हम बताएंगे 1895 में, 1985 में की गई थी। 1985 में दिया गया था, मान्यता दिया गया था, सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता दिया गया था राजनीतिक दलों को। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता जो है किस देश में नहीं होती है, तो जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित होती है वहां ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं होते। अगर अनुपातिक प्रतिनिधित्व वहीं होगा जहां पे एकल दलीय प्रणाली। देखिए दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है किससे है, तो हम बताएंगे लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीयन से है। तो लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीयन से जुड़ा हुआ है। अब देखिए किसी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन
के कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। अगर मान लीजिए किसी राजनीतिक दल की अगर मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करना विपक्षी दल का, तो भाई 10% सदस्य होना ही चाहिए कम से कम। ठीक है। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया? तो वर्ष 1989 एवं 1993 जो है बताया गया, मतलब वर्ष बताया गया। मतलब निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया, किस वर्ष बनाया गया? तो हम बताएंगे 1989 से लेके, ठीक है, 1989 से लेकर 1993 में बनाया गया। 2 बार एक तरह से हुआ, 1989 में एवं 1993 में बनाया गया। तो 1989 1990 में एवं 1990 में और 1993 में। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है कि दल बदल निरोध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो हम बताएंगे 15 फरवरी 1985 को किया गया था। 15 फरवरी 1985 को 15 फरवरी 1985 को क्या किया गया? दल बदल जो है निरोधी या निरोधक अधिनियम पारित किया गया। चलिए ये भी बात है। और जानकारी लेते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ जो है राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो है जारी की गई अधिसूचना से होगा, याद रखिएगा, निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ। यह अधिसूचना जो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम एक्ट 1951 की धारा 14 के अंतर्गत किया गया, धारा 14 के अंतर्गत किया गया। याद रखना है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। क्लियर हो गए? ये हो गए आपके निर्वाचन आयोग से समाप्त। सुन लीजिए आप। तो संसद तथा राज्य विधानमंडल के चुनाव का संचालन जो है निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाता है। बात क्लियर? ठीक है। आयोग है, यह है प्रमुख आयोग, जिसमें इंपॉर्टेंट कमीशन जो कमीशन है और भी जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है और ये खत्म हो जाएगा। फिर हम जो आएगा नेक्स्ट #7 आएगा, वो राजभाषा से आएगा। ठीक है, तो चलिए आयोग को हम खत्म कर दे रहे हैं। तो ये लास्ट आयोग है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलते हैं। यह अधिनियम 1993 में आया था। आगे तो ये सवाल बनता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 में आया था। इसके अनुसार क्या होता है कि किसी इस योग का अध्यक्षता बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे तो ये हम समझ गए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलते हैं, इसका अधिनियम आया था 1993 में। तो 93 बोला जाता है, अधिनियम 93 बोलिए, 1993 बोल दीजिए। इसके अनुसार क्या होता है कि किसे इस योग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो किसे बनाया जा सकता है बताइए? तो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बनाया जाता है। मतलब उच्चतम न्यायालय के जो हाई कोर्ट के जो न्यायालय, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए उच्चतम न्यायालय के जो रिटायर हो चुके हैं मुख्य न्यायाधीश, उनकी बात होती है, या सेवानिवृत्त जितने भी न्यायाधीश हैं उनको भी बनाया जा सकता है। रिटायरमेंट मतलब कहने का मतलब रिटायर हो चुके हैं उन्हीं लोग को अध्यक्ष के रूप में बनाया जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष के रूप में, याद रखिएगा। ठीक है, और बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग आया था। देखिए अब हम लोक सेवा आयोग है ना। तो आगे तो ये भी जान लीजिए कि भारत में सर्वप्रथम जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है किस अधिनियम के द्वारा की गई। ठीक है, तो स्थापना जो है किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में किया गया था, 1919 में किया गया था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना अगर पूछे किसके कौन से अधिनियम के द्वारा, तो 1919 के द्वारा हुआ था भारत में, सर्वप्रथम भारत में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऐसे याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगर बात करें वर्ष 1926 की बात करते हैं, 1926 में ली आयोग आया था, एक ली कमीशन के नाम से आया था, कि अनुशंसा पर सर्वप्रथम जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो ली एक आयोग आया था, उसी के अनुशंसा पर, उसी के कहने पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग आया था, इसकी स्थापना हुई थी, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत ये किया गया था। ठीक है ना, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, जो कि वर्ष 1926 में।
ठीक है। वर्ष 1926 में ली कमीशन के अनुशंसा पर लोक सेवा आयोग का स्थापना की गई थी। लेकिन अधिनियम पूछेगा तो 1919 बताइएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करेंगे तो राज्य लोक सेवा जिसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, ठीक है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। राज्य है तो राज्यपाल के द्वारा ही होगा, है ना। अगर सेंटर पे होता तो भाई राष्ट्रपति के द्वारा होता। भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे आईएएस बोलते हैं, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा जिसे आईपीएस बोलते हैं, ठीक है। आईएएस आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो रज्ज मन्नार आयोग ने की थी। कौन किया था? रज्ज मन्नार आयोग ने किया था। क्लियर हो गए। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे आईएएस बोलते हैं और ये भारतीय पुलिस सेवा जिसे आईपीएस बोलते हैं को समाप्त करने की सिफारिश जो है किस आयोग ने की थी? तो रज्ज मन्नार आयोग ने की थी। और भी बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग की। सर्वप्रथम अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पे देखिए संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हमको बताना है रोज मिलियन वैथू थी, ठीक है। रोज मिलियन वैथू। अगर पूछे प्रथम महिला, मतलब संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम महिला पूछे तो रोज मिलियन बताइएगा वैथू जी को। अब थोड़ा सा चलते हैं हम लोग, क्या चलते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना की बात करते हैं। और संरचना में सबसे पहले अध्यक्ष इसमें कैसे बनेंगे? तो उच्चतम न्यायालय का जो रिटायरमेंट मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो बनेंगे, या उच्चतम न्यायालय का जो सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं वो मुख्य न्यायाधीश भी अगर रिटायर हैं तो भी बन सकते हैं, अगर न्यायाधीश भी रिटायर हैं तो भी बन सकते हैं, ठीक है। कोई भी बन सकते हैं मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। अब अध्यक्ष के रूप में देखा जाए तो सदस्य कैसे बांटे गए? तो सदस्य 1 में अगर देखा जाए तो उच्चतम न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहेंगे इसमें, याद रखिए सदस्य 1 में। सदस्य 2 के रूप में अगर देखा जाए, सदस्य जो मेंबर होते हैं उच्चतम न्यायालय के कार्यरत व सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं, याद रखिएगा अध्यक्ष के रूप में। तो दूसरे नंबर वाले भी देखिए, मतलब कौन कौन से पद पे जो रिटायर लिए हुए हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उनकी बात हो रही है। तो 2 तक तो हम पढ़ लिए। अब सदस्य नंबर 3, ठीक है। सदस्य जो है मानवाधिकार से संबंधित कार्य, अनुभव अथवा विशेष जानकारी वाले 2 व्यक्ति हैं, तभी आप अध्यक्ष बन सकते हैं। उच्च न्यायालय के कार्यरत व सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं तब बन सकते हैं। उच्चतम न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायाधीशक भी हैं तो भी बन सकते हैं। आपको ये सब होना चाहिए आपके। अब पदेन सदस्य के रूप में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष भी आप हैं तो बनेंगे, अध्यक्ष बन जाएंगे। मतलब मानवाधिकार में जो अध्यक्ष है संरचना जैसे बनती है कि मानवाधिकार का सदस्य, तो पदेन सदस्य के रूप में तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं आप, ठीक है। याद रखना है, सबको बांटा हुआ है। तो किसके बनेंगे? मानवाधिकार के। पदेन सदस्य के रूप में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष भी आपको बनाया जाएगा मानवाधिकार में। मतलब अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अलग होंगे, अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष अलग होंगे। पदेन सदस्य में और देखा जाए तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के भी अध्यक्ष अलग होंगे। तो देखिए अनुसूचित जाति के अलग अध्यक्ष होंगे, अनुसूचित जनजाति के अलग अध्यक्ष होंगे। ये सब मानवाधिकार से जुड़ा हुआ है। पदेन सदस्य मतलब कि पद पे बैठ सकते हैं, किस किस पद पे आपको नियुक्ति होगी। तो पदेन सदस्य के रूप में देखें तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी आपको बनाया जाएगा क्योंकि मानवाधिकार से जुड़ा हुआ है, तो इस सबका तो अध्यक्ष आप रहेंगे ही। पदेन सदस्य के रूप में और देखा जाए तो पिछड़े वर्ग के आयोग का अध्यक्ष के रूप में आपको नियुक्त किया जाएगा। पदेन सदस्य के रूप में देखा जाए तो विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त जो बनते हैं उसके लिए भी आपको मिलेगा, पद मिलेगा। पदेन सदस्य के रूप में देखा जाए तो राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग का मुख्य आयुक्त भी बन सकते हैं। तो इतने आप अध्यक्ष बनिएगा, अलग अलग रूप में बांटा गया है। जैसे सदस्य 3 हैं तो आपके मानवाधिकार संबंधी जो अनुभवी हैं उनको पद मिलेगा। सदस्य रूप से 2 देख रहे हैं, इसमें जो निर्वित न्यायाधीश हैं उनको मिलेगा। तो ये सब पदेन सदस्य के रूप में भी आपको अध्यक्ष के रूप में बनाया जाएगा। आप कभी पिछड़े वर्ग के बन सकते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, या विकलांग व्यक्ति के लिए हो, या राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्यालय की बात हो, ये सब के लिए। अब देखिए
यहाँ पे है कि भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति। तो भारत में लोकपाल की नियुक्ति जो होती है कैसे होती है, तो देखिए लोकपाल की नियुक्ति से संबंधित देखिए 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया। सोचिए 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के जो रिटायरमेंट न्यायाधीश हैं जिनका नाम पिनाकी चंद्र घोष है, पिनाकी चंद्र घोष, इन्हें भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया, प्रथम लोकपाल हैं। इनका चयन जो है प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया गया, मतलब चयन समिति मतलब नीति आयोग द्वारा किया गया, ये बोलिएगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई बोला जाता है, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तथा एक प्रख्यात न्यायविद सम्मिलित जिसे मुकुल रोहतगी नाम है, ठीक है, प्रख्यात एक न्यायविद हैं मुकुल रोहतगी, उन्हें सम्मिलित करके लोकपाल का जो है नियुक्त किया गया। मतलब बैठक हुई, चयन समिति में बुलाया गया इन सबको और बताया गया कि एक लोकपाल की नियुक्ति हो तो नियुक्त किया गया, ठीक है। तो सर्वप्रथम हुआ था, याद रखिएगा, और मोदी जी के समय में ही हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे ओबीसी बोलते हैं, तो अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के उप श्रेणीकार या श्रेणीकरण हेतु रोहिणी आयोग का गठन जो है अक्टूबर 2017 में संविधान के अनुच्छेद 370 बोलने जा रहा था 340 के अंतर्गत किया गया था। तो अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे ओबीसी बोलते हैं, ओबीसी के उप श्रेणीकरण हेतु क्या हुआ था, रोहिणी आयोग का गठन किया गया। अक्टूबर कब किया गया, 2017 में। एक रोहिणी आयोग भी आया था, ठीक है, आज 2017 में। संविधान के अनुच्छेद अगर पूछे था रोहिणी आयोग के लिए तो 340 बताते हैं, ठीक है। प्रारंभ में आयोग की जो शुरुआत में आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया गया था। कितना सप्ताह का, 12 सप्ताह का समय दिया गया था, ज़्यादा नहीं। किंतु 13 बार कार्यकाल में वृद्धि के पश्चात 31 जुलाई 2023 को इसने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी। यहाँ पे बढ़िया से कर देता हूँ, देखिए, मतलब 13 बार जो है कार्यकाल में वृद्धि की, वृद्धि के पश्चात ही क्या हुआ कि 31 जुलाई 2023 को इसने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी थी, रिपोर्ट सौंप दिया गया था, ठीक है, क्लियर हो गया। और सवाल क्या बनता है कि मानव अधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो हम बताएंगे गैर संवैधानिक संस्था है। क्या है, गैर संवैधानिक संस्था है, सही बात है। मानव अधिकार भी हो गया, चाहे नीति आयोग, ये सब गैर संवैधानिक है। राजनीतिज्ञों व अपराधियों के मेलजोल कहिए संबंधों की जांच करने वाली समिति कौन सी है, तो वो समिति का नाम बोहरा, ठीक है, बोहरा समिति है, तो बोहरा समिति कहा जाता है। और जानते हैं तो भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव जो है किसने दिया था, तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। कौन दिया था, प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। किसका, लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की बात की गई थी। लोकपाल का प्रथम बार हुआ था, ये आप जानते हैं। संसद में जो है प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, तो हम बताएंगे वर्ष 1968 में किया गया, वर्ष 1968 में किया गया, ये हम जानते हैं। अगर बात करें इसमें थोड़ा सा और जानते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि संचित निधि को, ठीक है, समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ हम पढ़ चुके थे, ऊपर ही पढ़े हैं, किसमें, नीति आयोग में ही। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 317 के तहत हटाया जा सकता है। समझ गए, तो लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उन्हें हटाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 317 के तहत। किसी राज्य का लोकायुक्त अपना वेदन कहिए प्रस्तुत करता है, तो वो राज्यपाल को करता है। किसे करता है, राज्यपाल को। अगर लोकायुक्त का अपना प्रतिवेदना हो या कोई भी चीज़ की प्रस्तुति करना हो तो राज्यपाल को करेगा। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो उच्च न्यायालय का जो रिटायरमेंट मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं। ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जिसे यूपीपीएससी के व्यय
किस निधि पर भारित होता है? तो राज्य के संचय निधि पर होता है। अब अंतिम है कि लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य भी होते हैं लोक सेवा आयोग में। याद रख लें तो याद रखिएगा। अब चलिए लास्ट एंडिंग थोड़ा सा पॉइंट जो है, लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति होती है, और जिनका कार्यकाल कितने वर्ष होते हैं? 5 वर्ष का बना होता है। समझ के क्लियर हो गया। तो ये हमारे आयोग आज ख़त्म कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट जो #7 चलेगा, याद रखिएगा, #7 चलाएंगे, वो चलाएंगे 7, जो कि अंतिम करेंगे राजभाषा से लेके अंतिम हमारा रहेगा विविध प्रश्न तक, कोशिश रहेगा। ठीक है, चलिए।